हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। तो देखो, हाँ जी भाई, आज अपना टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों। हाँ जी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बाल्य अवस्था के बारे में सभी को नमस्कार अभी। हाँ जी। तो देखो कि जो बाल्य अवस्था की आयु होती है बच्चों की, वो कितने वर्ष होती है, सबसे पहला प्रश्न अपना यहीं से बनता है। तो देखो, बाल्य अवस्था 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष की शुरुआत से 12 वर्ष के अंत तक और 13 वर्ष की शुरुआत तक, ये बाल्य अवस्था का टाइम पीरियड है दोस्तों। ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। इस बाल्य अवस्था में क्या 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और बाल्य अवस्था में क्या क्या प्रश्न आते हैं अपने पेपर में और किस तरह से पेपरों में लाभ होता है। रीट थर्ड ग्रेड, बीएसटीसी, बीएड सभी जगह पे एक टॉपिक आता है सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, सी टेट वगैरह सभी जगह पर। तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो अपने पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन जानते हैं और कहाँ कहाँ से पर्सन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है भाई, करते हैं शुरू अपना टॉपिक। बाल्य अवस्था, सबसे पहले बाल्य अवस्था जो होती है ये जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है। जन्म के बाद वैसे तीसरी अवस्था होती है गर्भावस्था से अगर गिनो, पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था और तीसरी बाल्यावस्था। लेकिन जन्म के बाद अगर देखा जाए तो ये दूसरी अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी। अब देखो कि एक व्यक्ति हैं जो इनके बारे में बताते हैं, कॉल और बुर्स। वो कहते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है। तो आप ये परिभाषा याद भी कर सकते हो, बाकी परिभाषा बाद में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ये पेपरों में आती है, कॉल और बुर्स की परिभाषा। ये कहते हैं कि जो बाल्य अवस्था है ये जीवन का अनोखा काल है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके दांत आ जाते हैं बाल्यावस्था तक, तो वो अपने दांतों पे क्या करता है, ब्रुश करता है, कोलगेट और ब्रुश करता है। और इससे क्या होता है कि उसको जीवन का अनोखा, मतलब ये अनोखा अनुभव होता है, अनोखा टेस्ट होता है, उसके लिए एक नई चीज होती है। तो इस तरह से कॉल व ब्रुश जीवन का अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को। तो याद हो जाएगा, कोलगेट व ब्रुश करते हैं जिससे कि अपने को जीवन का अनोखा काल याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जीवन का अनोखा टेस्ट होता है, उनका नया चीज होती है। तो इस तरह से आप परिभाषा याद कर सकते हो, बड़े आराम से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बाल्यावस्था के उपनाम। बाल्यावस्था के उपनाम दोस्तों। ठीक है। हाँ जी। तो बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, आरंभिक, आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस आयु में बच्चा रियल में विद्यालय जाता है। ठीक है। हाँ जी। अब देखो इसके बाद दूसरा जो इसका नाम है वो है जीवन का अनोखा काल। कॉल और बुश ने कहा तो ये यहीं से ले लेंगे हम। फिर देखो तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है कि ये जीवन का निर्माणकारी काल है। निर्माणकारी काल है ये जो है, ये अपने को सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। अब देखो इसके बाद एक और नाम आता है गंदी अवस्था है। ये कैसी अवस्था है दोस्तों? गंदी अवस्था। अब कई जने सोचेंगे कि ये गंदी अवस्था क्या होती है। देखो गंदी अवस्था जो है ये विद्यालय में जब बच्चा जाता है, जब छोटा विद्यालय में जब बच्चा जाता है, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ष का बच्चा बाल्य अवस्था में, तो जब वो खाना खाता है दोस्तों तो अपने कपड़ों के साथ ऐसे हाथ पहुंच लेता है और कोई परवाह नहीं करता है।
तो इस तरह से जब वो कपड़ों के साथ हाथ पहुंचते हैं तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये एक गंदी अवस्था है। इसी तरह से देखो कि जब वो मिट्टी में खेलता है तब भी उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं मिट्टी में खेल रहा हूँ या कुछ हो रहा है, तब उसके कारण भी वो गंदा हो जाता है। और कई बार क्या होता है, बरसात के दिन होते हैं दोस्तों, और बरसात के दिनों में क्या होता है कि विद्यालय से आते हैं और रास्ते में कहीं पर खड्डे के अंदर पानी वगैरह हो तो उसके अंदर से छपाक देनी छलांग मारते हैं, और क्या होता है, पानी चारों तरफ बिखर जाता है, कुछ खुद के ऊपर गिर जाता है। तो इस तरह से बच्चे इसमें गंदी अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इस चीज की परवाह नहीं होती, उसको इन चीज के अंदर आनंद आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बाल्य अवस्था की ही एक नाम है गंदी अवस्था। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों गंदी अवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन भी यही अवस्था है। ठीक है दोस्तों, या तो मूर्त चिंतन कह लो या प्रत्यक्ष चिंतन। जो दिखाई देता है सामने वो होता है मूर्त चिंतन। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि ये अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देंगे, नहीं, जो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, वही क्या होता है, इनका प्रत्यक्ष चिंतन होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो इसके बाद अगली जो नाम है वो है खेल की अवस्था। बालक इसमें तरह तरह के खेल खेलता है और सभी प्रकार के खेल इसमें खेल लेता है। इसीलिए स्ट्रिंग ने कहा भी है कि शायद ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष की अवस्था का बालक ना खेला हो, मतलब ऐसा स्ट्रिंग ने कहा है, ऐसी परिभाषा है। तो इसीलिए खेल की अवस्था भी कहलाती है। इसी तरह से इस समूह के अंदर टोली भावना भी सर्वाधिक पाई जाती है। टोली भावना यानी कि टोली के अंदर समूह बनाकर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, टोली के अंदर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं, समूह की अवस्था भी कह सकते हो आप। गैंग एज भी कई जना अंग्रेजी में बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गेम एज, गैंग एज अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये इनके नाम है। इसके अलावा दोस्तों ये जो अवस्था है ये वैचारिक क्रिया की अवस्था भी है। वैचारिक क्रिया अवस्था, तो इनमें से कोई भी नाम एक पूछ ले आपसे और फिर आपको पूछ ले कि ये किस अवस्था की खासियत है। ठीक है, तो आप उत्तर दोगे कि ये जो अवस्था है ये कैसी है, ये इसके नाम है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी इसके नाम है। अब देखो कि कुछ और बातें करते हैं इसके नाम के अलावा। अगली जो है वो कुछ परिभाषाओं पर बात करते हैं। मुख्य मुख्य नाम बताएं, वैसे नाम तो और भी मिल जाएंगे लेकिन मुख्य मुख्य आपको नाम बताएं। अब देखो इसकी परिभाषा जो है, सबसे पहले परिभाषा है रोज की। रोज क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बाल्य अवस्था, छदम परिपक्वता, छदम परिपक्वता की अवस्था है। बाल्य अवस्था छदम परिपक्वता की क्या अवस्था है? यहाँ पे छदम परिपक्वता का मतलब होता है कि झूठी परिपक्वता। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, लेकिन होते नहीं है। लेकिन बच्चा कई बार कह देता है मैं बड़ा हो गया, 8-9 साल का बच्चा होता है और फिर क्या कहता है अब तो मैं बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं परिपक्व हो गया। तो ऐसा रोस ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा देखो, किल पैट्रिक की काफी प्रसिद्ध परिभाषा है। किल पैट्रिक क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखो किल पैट्रिक कहते हैं बाल्य अवस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर भय जो होता है वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। ठीक है, हाँ,
सबसे कम उसमें कामुकता होती है और भय से क्या हो जाता है, धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, सृजनशीलता के गुण आते हैं। तो यहाँ पे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखो इसके बाद अगला जो है कोल व बुर्स की परिभाषा, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, कोल व बुर्स की परिभाषा। तो कोल व बुर्स क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। फिर देखो स्ट्रेंग क्या कहते हैं, स्ट्रेंग कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई खेल, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है स्ट्रिंग। ओके, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य मुख्य परिभाषा जो पेपरों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं। अब देखो इसके बाद अगली है बाल्य अवस्था की विशेषताएं दोस्तों। बाल्य अवस्था की क्या है, विशेषताएं। नंबर 1 बाल्यावस्था की जो विशेषताएं उसकी बात करते हैं। देखो मानसिक, ठीक है, मानसिक विकास की दर या गति, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। अब आपको भी सर धीरे हो जाती है, बिल्कुल। देखो शैशव अवस्था के अंदर क्या होती है, इनकी दर तेज होती है, लेकिन आगे व्यवहार में चंचलता वगैरह आ जाती है, जिसके कारण ये थोड़ी सी कम होने लगती है। फिर देखो नंबर 2 संवेदना, संवेदना, संवेदनशीलता, संवेदना, संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन आदि करने लगता है। ये भी शुरुआती कार्यक्रम होता है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं होता है, लेकिन शुरुआती कार्यक्रम होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखो नंबर 3, नंबर 3 इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है भाई, आत्मनिर्भर, छोटे मोटे काम करने लग जाता है अपने आप, ऐसे नहीं है कि नौकरी लग जाता है। आत्मनिर्भर, निर्भरता का मतलब है छोटे मोटे कार्य खुद करने लगता है। फिर है नंबर 4 कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। तो देखो कि पीछे कोई कार्य हुआ है, उससे संबंध स्थापित कर जाता है कि ये किस तरह से हुआ है, उसका पता चलता है, फिर वो क्यों हुआ है, इस तरह से उसका संबंध स्थापित कर लेता है। फिर देखो नंबर 5, नंबर 5 लिखो संग्रहण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, जैसे 5-4 पेंसिल इकट्ठी कर ली, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, हाँ जी।
और दो चार रबड़े इकट्ठी कर ली, ठीक है, रबड़स वगैरह, और ऐसे खिलौने इकट्ठे कर लिए, कोई और चीजें, बहुत सारी मतलब इकट्ठी चीजें करते रहते हैं। तो ऐसे ये सारी चीजें क्या, संग्रहण की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। ओके दोस्तों, फिर देखो इसके बाद रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। छोटा मोटा लिख लेता है, कोई ज्यादा तगड़ा नहीं कि किताबें लिख देता है, ऐसा नहीं, लेकिन छोटे मोटे कार्य रचनात्मक शुरू कर देता है। फिर देखो नंबर 7, यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, मतलब सोई रहती है, कम होती है इसमें। ओके, और देखो बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। ओके, फिर देखो इसी अवस्था में भाई बहन जो होते हैं बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं। ठीक है, इसी अवस्था में होता है। और एक चीज और होती है दोस्तों इस अवस्था में, निरुद्देश्य, बिना कोई उद्देश्य के निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये चीजें इनमें सबसे ज्यादा होती है। अब देखो इसके बाद शारीरिक विकास की बात करते हैं इसकी। बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं। तो देखो बाल्य अवस्था में 6 से 12 या 13 वर्ष तक बालक के अंदर प्रति वर्ष 5 से 6 सेमी शरीर की लंबाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरंभ में बालक बड़े होते हैं, ठीक है, और बालिका छोटी होती है, लगभग 108 सेमी तक होती है, बालिका छोटी होती है, और ये लगभग 107 या 100 इस से लिखा हुआ मिलता है, सेमी तक होती है। लेकिन अंत में क्या होता है दोस्तों, बाल्य अवस्था के अंत में बालक जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और बालिका जो है वो लंबी हो जाती है। इस तरह से होता है दोस्तों, कद में बाल्य अवस्था में फर्क पड़ जाता है, और फिर जब किशोरावस्था आती है तो बालक एक बार फिर अंत में क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाते हैं। किशोरावस्था में किशोर लंबे हो जाते हैं, किशोरियां फिर छोटी हो जाती है। इस तरह से शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। ओके दोस्तों, यहां तक तो नोट कर लो ये सभी। हाँ जी, अब देखो कि शुरुआत में, आरंभ में बालक बालिकाओं की लंबाई इतनी होती है, तो अंत में कितनी होती है। हाँ जी, तो देखो अंत में जो 12 या 13 वर्ष की उम्र होती है उसमें जो बालक होता है दोस्तों, बालक की लंबाई 138.3 सेमी हो जाती है, और जो बालिका होती है इसकी लंबाई 139.2 सेमी तक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बालिकाएं लंबी हो जाती है, बालक छोटे रह जाते हैं।
इस तरह से शारीरिक विकास की बात होती है। फिर देखो इसके बाद हृदय की धड़कन की बात करते हैं। तो हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो देखो जब शैशव अवस्था होती है, मैंने आपको बताया था शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो शैशव अवस्था में उसकी धड़कन जो है लगभग एक मिनट में 140 बार धड़कती है दोस्तों, प्रति मिनट। 140 बार में प्रति मिनट में, 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। इसी तरह से जब बच्चा बाल्य अवस्था में हो जाता है तो ये घट जाती है, ये 100 प्रति मिनट रह जाती है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार है? 100 बार। इसी तरह से किशोरावस्था में फिर ये और कम हो जाती है और ये 72 प्रति मिनट हो जाती है। इस तरह से फर्क पड़ता है दोस्तों। क्लियर है? तो ये अपने को तीनों याद रखनी है। हृदय की धड़कन किस तरह से बदल जाती है, कंपैरिजन में बता दिया आपको तीनों। इसी तरह से फिर मांसपेशियां, दोस्तों ये भी बदल जाती है दोस्तों। कैसे? मांसपेशियां जो होती है शैशवावस्था में 23 से 25% तक ग्रोथ करती है शैशवावस्था में, और बाल्य अवस्था में दोस्तों ये लगभग 35% तक ग्रोथ कर जाती है, और जब किशोरावस्था तक आते हैं तब लगभग 65% से ऊपर हो जाती है, और बस फिर आगे कोई परसेंटेज नहीं है। इसी तरह से हड्डियों की संख्या की बात करें, हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों की जो संख्या है वो शैशव अवस्था में 270 होती है, ठीक है, हड्डियों की संख्या, और बाल्य अवस्था में ये 350 तक हो जाती है, और जब किशोरावस्था हो जाती है तब सबको पता है कि किशोरावस्था के बाद साइंस के अनुसार हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो इस तरह से ये हड्डियों की संख्या होती है। इसी तरह से हृदय की धड़कन हो गई है, ठीक है, हड्डियों की संख्या भी घट जाती है शैशवावस्था में, हृदय की धड़कन भी घट गई है, ठीक है दोस्तों, मांसपेशियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। ओके दोस्तों, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो इसके बाद आगे है मानसिक विकास। हाँ जी, मानसिक विकास की बात करते हैं। तो मानसिक विकास में देखो जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है, जब बालक कितने वर्ष का हो जाता है? 7 वर्ष का हो जाता है, तो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, बताने लगता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। और देखो वस्तु की समानता में, ठीक है, अंतर समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ऐसे सामान्य तौर पर। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो यहां पर कहानियां सुनता भी है, कहानियां कम सुनना कर देता है, अब कहानियां सुनाने ज्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बालक जब 9 वर्ष का हो जाता है तो 9 वर्ष के अंदर इस अवस्था में बालक समय, दिन, दिनांक,
वर्ष आदि को समझने लगता है। तो ये जो प्रश्न है ये CTET में आया था दोस्तों। इस अवस्था में बालक क्या समय को जानने लग जाता है, घड़ी में समय वगैरह देख लेता है, तो ये बड़ी बात है। इससे पहले बालक ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसके बाद बालक जो है 10 वर्ष की अवस्था में क्या करता है। तो 10 वर्ष की अवस्था में लिखो, बालक तेज गति से पढ़ने लगता है। पहले धीरे धीरे पढ़ता है, अब तेजी से पढ़ने लग जाता है। ठीक है, और तार्किक और निरीक्षण क्षमता का विकास होने लगता है। धीरे धीरे तर्क करने लगता है और निरीक्षण करने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है। फिर देखो 11 वर्ष का जो बालक होता है, 11 वर्ष का बालक ये क्या करता है, कठिन शब्दों को समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, कठिन शब्दों को समझने लगता है, कठिन विषयों के बारे में पढ़ने लग जाता है, समझने लगता है। इस तरह से अंग्रेजी वगैरह, साइंस वगैरह, मैथ वगैरह ये सब। 12 वर्ष की अवस्था में दोस्तों बच्चा हर बात के पीछे का कारण को यानी कि जानने लगता है, उसके बारे में इंटरेस्ट लेने लग जाता है और उसको स्थापित करना सीख जाता है। कार्य कारण को स्थापित करना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बालक के अंदर ये मानसिक विकास होते हैं। अब देखो कुछ संवेगात्मक विकास भी होते हैं बालक के अंदर। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक बुद्धि भी होती है, आपको पढ़ा होगा। EQ एक होती है IQ, और इसके बारे में भी अपने अलग से डिस्कस करेंगे, संवेगात्मक विकास। तो देखो संवेगात्मक जो विकास होते हैं, इसके अंदर संवेग पर नियंत्रण करना सिखाते हैं। ये जो संवेग पर नियंत्रण करते हैं वो बुद्धि करती है, आपको पता है EQ करती है। तो संवेग पर जो नियंत्रण करना सीखते हैं वो बाल्य अवस्था में शुरुआत हो जाती है दोस्तों, बुद्धि द्वारा। संवेग पर, ठीक है, नियंत्रण करना बालक बाल्य अवस्था में शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि के कारण ये करता है। अब देखो इसके अंदर कि संवेग जो होते हैं धीरे धीरे इसके अंदर तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो जैसे क्रोध आना, जैसे आनंद आना, उल्लास आना, इस तरह से सुख मिलना, ये सब क्या होते हैं, भय लगना, ये संवेग होते हैं, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो इस तरह से बालक के अंदर ये सारी चीजें आने लगती है, संवेगात्मक विकास होता है और इसका नियंत्रण करना बालक बाल्य अवस्था में सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके है। तो देखो इस तरह से ये आज अपने ने सामाजिक परिपक्वता के बारे में जाना दोस्तों। तो आज अपना छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार है दोस्तों।